तो पहला कार्टेशियन फॉर्म हमने पढ़ लिया है ना। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म। तो इसमें क्या है कि मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट वो r, तो दिस लेंथ इज r cos थीटा एंड दिस लेंथ इज r sin थीटा, है ना। तो x की जगह पे आई कैन राइट r cos थीटा और y की जगह पे आई कैन राइट r sin थीटा। अब यहां से r कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इस फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म बोलेंगे। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें, पहला r जो है वो आर्गुमेंट है, तभी मैं इसको पोलर फॉर्म बोल रहा हूँ। सॉरी, r जो है वो क्या है, मॉड्यूलस डिस्टेंस। सेकंड, थीटा जो है वो आर्गुमेंट है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये क्यों लिखवा रहा हूँ ये नोट, तभी ये पोलर फॉर्म है कि किसी ने ऐसा लिखा हुआ है, मान लो -2 टाइम्स cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। तो अभी ये पोलर फॉर्म में नहीं है ना, इसको पोलर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स -1 कंज्यूम हो जाए यहाँ, और ये ऐसा क्या मतलब cos थीटा है, मतलब बेसिकली -cos 30 डिग्री को मैं मैनिपुलेट करके क्या क्या लिख सकता हूँ। तो -cos 30 डिग्री को मैं cos 210 डिग्री भी लिख सकता हूँ, है ना। cos 150 डिग्री भी लिख सकता हूँ, है ना, लेकिन फिलहाल मैं लिखूंगा cos 210 डिग्री। अच्छा, cos 210 210 की जगह मैं -150 डिग्री भी लिख सकता हूँ, है ना, प्लस आयोटा साइन -150 डिग्री। दो सौ दस क्यों लिया, 150 क्यों नहीं लिया पॉजिटिव का, बिकॉज तब साइन ये पॉजिटिव होगा, ये माइनस साइन दोनों के साथ गया है ना, मतलब बेसिकली ये दोनों इक्वल है। अभी हमें दिख रहा है इक्वल है, और ये दोनों एंगल भी बराबर है, और ये भी पॉजिटिव है, बीच में प्लस भी है। तो नाउ दिस इज इन पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म नहीं था, ठीक है, ये पोलर फॉर्म है। अच्छा, एक बात और कि आज के बाद जब भी ये पॉजिटिव है, ये दोनों एंगल बराबर है, और बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, मतलब परफेक्ट पोलर फॉर्म के में लिखा हुआ है, देन आई विल राइट दिस एज r सिस थीटा, है ना। इसका मतलब वही है, r cos थीटा sin थीटा, बीच में ये आयोटा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, r सिस थीटा से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पूरी बातें अभी तक लिखो। अच्छा, ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी जगह पे हम e की पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। यानी बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r e की पावर आयोटा थीटा। कैसे, तो दो तरीके से बता देता हूँ। पहला तरीका कि मान लो y जो है वो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा
आयोटा तो कांस्टेंट है हमारे लिए, आयोटा कॉस थीटा, ठीक है। नाउ इस -1 को मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि यह आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ आयोटा स्क्वायर को लिखा हुआ है। तो अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या था, वाई था, है ना। तो यहां से dy अपॉन वाई क्या आ गया, आयोटा डी थीटा, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, तो यहां से आ जाएगा ln y इज इक्वल टू आयोटा थीटा प्लस सी। तो y इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस सी। अच्छा, यहाँ थीटा की जगह 0 रखने पे ये 1 दे रहा था, जिसको मैंने y माना ना, थीटा 0 रखने पे y 1 आ रहा है। तो थीटा 0 रखने पे कब आएगा ये 1, जब सी भी 0 होगा, है ना। तो बेसिकली cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज y विच इज सेम एज दिस, है ना। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बता देता हूँ, केवल हिंट दे देता हूँ कि e की पावर x का एक्सपेंशन लिमिट्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होता है, ठीक है। जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा तो मालूम ही होगा। तो अगर मैं x की जगह आयोटा थीटा रखूं तो ये 1 तो 1 ही आएगा, ये क्या आएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और आ जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना। यहाँ पे आयोटा की पावर 4 तो हो जाएगा 1 और आ जाएगा थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और ऐसी कुछ कुछ आता रहेगा, ठीक है। ये क्या आएगा, ये आएगा आयोटा थीटा। तो चलो आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, थीटा लिख देता हूँ। इनफैक्ट आयोटा थीटा पूरा कॉमन ले लेता हूँ, नहीं, आयोटा कॉमन लिया। यहाँ आयोटा थीटा रखने पे क्या मिला, तो मिला आयोटा क्यूब थीटा क्यूब, आयोटा क्यूब थीटा क्यूब इज माइनस आयोटा थीटा क्यूब, है ना। तो आयोटा कॉमन ले लिया तो ये बच गया थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, जो भी टर्म है। अब लिमिट्स में हमें पता चलेगा आगे जाके कि दिस इज कॉस थीटा का एक्सपेंशन, दिस इज साइन थीटा का एक्सपेंशन, ठीक है। तो लिख लो जल्दी से, फास्ट एकदम। अब ये करने के बाद तुम्हें यहां से समझ में आ गया कि इसकी जगह e की पावर आयोटा थीटा लिखा जा सकता है, यानी सिस अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा अल्फा, और सिस बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा बीटा। अब सिस अल्फा इंटू सिस बीटा क्या होगा, e की पावर आयोटा अल्फा इंटू e की पावर आयोटा बीटा, है ना। e की पावर आयोटा अल्फा इंटू e की पावर आयोटा बीटा। अब e की पावर आयोटा अल्फा इंटू e की पावर आयोटा बीटा, ये क्या आ जाएगा, e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो e की पावर आयोटा प्लस e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखा जा सकता है, सिस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो सिस अल्फा इंटू सिस बीटा इज सिस अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली सिस अल्फा इंटू सिस माइनस बीटा इज सिस अल्फा माइनस बीटा, और सिस 1 अपॉन सिस अल्फा इज सिस माइनस अल्फा। कैसे, 1 अपॉन सिस अल्फा की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई की पावर आयोटा अल्फा, है ना, एंड दिस इज ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा,
है ना, विच इज बेसिकली ई की पावर आयोटा, और एंगल जो है थीटा की जगह माइनस अल्फा है, तो दिस इज व्हाट सिस माइनस अल्फा, है ना। तो 1 अपॉन सिस अल्फा इज सिस माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये निकालो कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका ये तो ओरली बताना है, तो ये बताओ। तो इसमें क्या दिख रहा है, 1 + cos थीटा को मन कर रहा होगा 2 cos² 3π/5, ये लिख दें, है ना। और साइन थीटा की जगह लिख रहे हम आयोटा 2 sin 3π/5 cos 3π/5, right? So this is 2 cos 3π/5 into cos 3π/5 plus iota sin 3π/5। अब देखो ये सिस थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है एकदम स्मूथली, है ना। तो दिस इज द आर्गुमेंट एंड 3π/5 इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, हाँ बोल रहे हो गलत है, क्यों, वी विल हैव टू चेक कि ये सिस थीटा की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। इज इट पॉजिटिव और नॉट, तो π/5 इज 36 डिग्री, तो 36 डिग्री इंटू 3 108, तो cos 108 इज गोइंग टू बी नेगेटिव, सो दिस इज नॉट करेक्ट फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 2 माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी अंदर, अब ये बाहर वाली चीज पॉजिटिव होगी, ठीक है, लेकिन ये अंदर वाले में गड़बड़ हो गया। अच्छा अब खुद सोचो कि क्या यूज करें जिससे cos थीटा जो है, मतलब cos थीटा प्लस अल्फा जो है वो माइनस cos थीटा हो जाए, और sin थीटा प्लस अल्फा भी माइनस sin थीटा हो जाए, है ना। ये दोनों माइनस में कंज्यूम करना चाहता हूँ ना, सो दैट सिस फॉर्म में आए, है ना, और एंगल भी सेम हो। तो हमें मालूम है cos पाई प्लस थीटा cos माइनस cos थीटा होगा, और sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा होगा। तो cos पाई प्लस 3π/5, तो वो हो जाएगा 8π/5 प्लस आयोटा साइन 8π/5। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर मजा नहीं आ रहा तो इसको भी लिख लो cos 8π/5। ये हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये पॉजिटिव है, ये पोर्शन, ये चीज, और ये पूरा सिस थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये तुम सोच सकते हो जो नीचे 2 लिखा हुआ है, जो नीचे 2 लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है,
है ना। ये तो दिमाग में सोच सकते हो, ठीक है। और तुम्हें ये भी दिख रहा है कि इसको यू कैन राइट cos 60 sin 60, है ना। सो दिस इज, दीज टू आर सेम, है ना। तो ये लिखा हुआ है आयो 1 अपॉन आयोटा, यानी आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा, यानी आयोटा क्यूब विच इज माइनस आयोटा। इसका आर्गुमेंट -90 डिग्री, -π/2, है ना। अच्छा, अभी जो थोड़ी देर मैंने पहले दिखाया कि cos x प्लस आयोटा साइन x की जगह e की पावर आयोटा x लिख सकते हैं। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब इस चीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर ऑयलर्स फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म या ऑयलर्स फॉर्म भी बोलते हैं। ये मैंने डिराइव करा दिया तुम्हें कैसे आता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा सेम एज दिस। अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने पढ़े थे। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, z प्लस z कॉन्जुगेट इज ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, जो कि हमने पहले देखा था। ये कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए x प्लस आयोटा y मानो, तो z प्लस z कॉन्जुगेट विल बी ट्वाइस x विच इज ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, z माइनस z कॉन्जुगेट विल बी ट्वाइस आयोटा y, यानी ट्वाइस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। फिर हमने ये भी देखा था कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेने पे नंबर वापस अपीयर हो जाता है ना। अच्छा, दो नंबर का सम किया है, उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, इज इक्वलेंट टू एक एक का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, ठीक है, विच इज वेरी ऑब्वियस। तुम खुद ऐसी सोच सकते हो कि एक नंबर है z1, वो है x1 प्लस आयोटा y1, एक नंबर है z2, वो है x2 प्लस आयोटा y2। अब z1 प्लस z2 क्या आएगा, वो आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, ये आ जाएगा। अब तुमसे कोई बोल दे इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, तो तुम बोलोगे कि ये प्लस को माइनस कर लो, है ना। और z1 का कॉन्जुगेट क्या था, वो था x1 माइनस आयोटा y1। z2 का क्या था, वो था x2 माइनस आयोटा y2। तो ये हमें दिख रहा है कि इन दोनों का सम करेंगे तो इसके बराबर ही आएगा। तो ऐसे कितने भी नंबर हो, बहुत सारे भी लिखे हुए सामने, तो इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट ले लो, बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है ये सोच। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करने पे भी, सिमिलरली मल्टीप्लाई करने पे भी, और डिवाइड करने पे, कि दो पूरे का z1 अपॉन z2 पूरे का कॉन्जुगेट है, तो दोनों का कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर दो। और कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करना है, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो प्रॉपर्टीज लिख लो। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। तो पहली बात हम लिख लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ z था हमारा अंडर रूट x² प्लस y², जो कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन था।
and now this is because this is distance, so this has to be positive or equal to 0 in case of 0, है ना. अगर 0 + 0 आया होता है तो मॉड z पहली बात तो 0 से बड़ा ही होगा या बराबर होगा, है ना. अच्छा, मॉड z मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो मॉड x से भी बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो रहा है ना. x² का अंडर रूट क्या है, मॉड x है. इसमें तुमने कुछ ऐड कर दिया ना, तो इससे बड़ा ही होगा या बराबर होगा, है ना. तो मॉड z इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ z, या फिर हम रियल पार्ट ऑफ मॉड z भी बोल सकते हैं. अच्छा, रियल पार्ट ऑफ मॉड z से बड़ा है तो रियल पार्ट ऑफ z से भी बड़ा है, ठीक है. सिमिलरली मॉड z इमेजिनरी, ये y से भी बड़ा होगा ना, मॉड y से भी बड़ा होगा, y से भी बड़ा होगा, ये वाली चीज, है ना. बराबर हो सकता है, अगर y 0 हो जाए तो x के बराबर हो जाएगा, अगर x 0 हो गया तो y के बराबर हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, जितना दूर z है x, y, उतना ही दूर ओरिजिन से z कॉन्जुगेट है, यानी x, -y इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जितना x, y है ना. तो मॉड z इज सेम एज mod of z conjugate is same as mod of -z. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. z into z conjugate is mod z square. अच्छा, इसका ना एक स्पेशल केस, जब mod z 1 होता है, जब mod z 1 होता है, तो ऐसे कई बार सवाल आते हैं जेईई में जहाँ पे mod z 1 दिया होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब z into z कॉन्जुगेट mod z 1 दिया है, तो हमें समझ में आता है z और z कॉन्जुगेट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो कोई खास बात है नहीं इसमें, लेकिन सवाल इतने आ चुके हैं ना कि mod z 1 होता है, तो कहीं कहीं z की जगह 1/z कॉन्जुगेट या z कॉन्जुगेट की जगह 1/z रिप्लेस करने से क्वेश्चन काफी तेजी से सॉल्व हो जाता है. तो इसलिए ये दिमाग में रखना अपना. ओके. अच्छा, mod of z1 into z2 is same as mod of z1 into mod of z2. सेम काम कर सकते हो. सेम काम यानी ये प्रूफ करने के लिए वी कैन डू द सेम थिंग विच वी डिड अर्लियर, कि मैं z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ, x1 प्लस आयोटा y1. z2 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ, x2 प्लस आयोटा y2. अब इन दोनों का इंडिविजुअल मॉड निकाल लो, z2 का भी निकाल लो, ठीक है. फिर मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तुम्हें दिखेगा कि सेम है ना. तो मैं इसके प्रूफ वगैरह में नहीं जा रहा, लेकिन चाहो तो बहुत आसानी से 2 एग्जाम्पल लेने, 2 एग्जाम्पल मतलब जनरल एग्जाम्पल्स लेना, और वो तुम्हें दिख जाएगा LHS और RHS बराबर. सिमिलरली एक z1/z2 का मॉडुलस निकालना है, तो वो निकाल लो, मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2. सिमिलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम सोच सकते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है z into z एंड सो ऑन एन टाइम्स. तो ये वही बात है जो यहाँ लिखी है कि वो mod of z into mod of z एन टाइम्स आ जाए, ठीक है ना. ये वाली चीज प्रूफ कर लेते हम कि z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा. तो हमें पता है z mod z स्क्वायर क्या होता है, वो होता है z इंटू z कॉन्जुगेट. इसकी जगह पे z इंटू z कॉन्जुगेट लिख सकते हैं. उसका कॉन्जुगेट पूरे का लिखूंगा, यानी इंडिविजुअल का भी लिख सकते हैं, है ना. प्लस ये लिखा हुआ है z1 माइनस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, राइट.
अब ये क्या लिखा हुआ है, तो z ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, मॉड Z1 स्क्वायर, है ना। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ये दोनों क्या आ जाएगा, प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट यानी मॉड Z2 स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मॉड Z1 स्क्वायर, एक ऑलरेडी था एक और आ गया तो 2 लिख देता हूँ इधर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो माइनस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, तो Z2 स्क्वायर पहले था तो यहाँ 2 लगा दो और तुम्हें दिखेगा कि ये और ये कैंसिल आउट होगा, ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो ये तुम्हें बराबर दिख रहा है, ठीक है ना। लिख लो जल्दी से। अच्छा, इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ये तो हमारा प्रूफ हो गया, ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट कर सकते। तो पहले तो ये ध्यान दो कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर रहे थे तो रियल पार्ट में ऐड हो रहा था और इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो रहा था। अगर तुम याद करो 2 डायमेंशनल वाली वेक्टर जितनी भी तुमने फिजिक्स में पढ़ी है या मैथ्स में पढ़ी है, तो उसमें तुमने देखा है कि आई कैप में ऐड होता है, जे कैप में ऐड होता है ना। तो इसकी ज्योमेट्री सेम सी चल रही है, और आई कैप जे कैप भी हमने 2 डायमेंशनल प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने उनको प्लॉट किया ही था, है ना। ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी प्लॉट कर रहे हैं, तो इनको सेम तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर समझ के या वेक्टर को कॉम्प्लेक्स नंबर समझ के। कैसे कि मान लो किसी ने बोला कि Z1 प्लस Z2, मान लो Z1 वेक्टर ये है, मान लो Z1 पॉइंट यहाँ पे है, एक मान लो ये मैंने एक ऐसी पोजीशन बनाई जहां पे पॉइंट Z1 लाई कर रहा था, उसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम एक और बनाते हैं, Z2, ये मान लो पॉइंट Z2 था, तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन करके हमने Z2 वेक्टर बना दिया। अब तुमको कोई बोल रहा है Z1 प्लस Z2 निकालो, तो Z1 प्लस Z2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Z2 को Z1 के हेड पे ले जाके रखेंगे, है ना। तो हम इसको उठा के ले गए हैं और यहाँ लगाया, ठीक है। अब Z1 प्लस Z2 क्या है,
Z1 प्लस Z2 क्या है? ये वाला वेक्टर है, यानी बेसिकली इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। अच्छा Z2 ऐसे है ना, Z2 ऐसे है, तो माइनस Z2 कैसे होगा? माइनस Z2 ऐसे होगा, ऐसे, है ना। तो अगर Z1 माइनस Z2 करो तो वो वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा, है ना। और तुम देखोगे कि ये दोनों पैरेलल है, सेम लेंथ के। तो तुम्हें ये दिख रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, ये पैरेललोग्राम, इसमें दिस इज Z1 प्लस Z2, इसकी लेंथ का मॉडुलस, और इसकी लेंथ इज मॉडुलस Z1 माइनस Z2, है ना। तो ये बोला हुआ है एक डायगोनल के लेंथ का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल के लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड की लेंथ कितनी है, मॉड Z1 का स्क्वायर, प्लस ये साइड की लेंथ कितनी है, सेम है, तो मॉड Z1 का स्क्वायर। तो ये बोला हुआ कि डायगोनल्स के साइड्स, सॉरी, डायगोनल्स के लेंथ के स्क्वायर का सम, डायगोनल का स्क्वायर और दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू इंडिविजुअल साइड्स के स्क्वायर्स का सम, है ना। दिस इज मॉड Z1 स्क्वायर, दिस इज मॉड Z1 स्क्वायर, दिस इज मॉड Z2 स्क्वायर, दिस इज मॉड Z2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। बनाओ जल्दी। फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, मॉड क्या है, लिख लिया ना, लिख लिया, हाँ ये लिखा, मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 is less than or equal to क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ना। तो ये देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैसे, अभी जो हमने देखा इस चीज को एनालाइज कर, मान लो Z1 एक वेक्टर है ऐसे और Z2 एक वेक्टर है ऐसे, तो Z1 प्लस Z2 ऐसे हो जाएगा, है ना। ये लेंथ है मॉड Z1, ये लेंथ है मॉड Z2। अब हमें पता है कि दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस Z2। इक्वल क्यों लिखा हुआ है, इक्वल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मान लो Z1 ऐसे है और Z2 ऐसे है, तो Z1 प्लस Z2 ऐसे हो जाएगा, तो Z1 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस Z2 हो जाएगा उसके साथ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये एंगल 180 डिग्री होगा, तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 Z1 प्लस Z2 के मॉड के बराबर हो जाएगा ना, है ना। इस पॉइंट को इसके ऊपर लेते जाओ, ये दोनों दिस प्लस दिस इसके बराबर आ जाएगा, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। अच्छा अब इस वाले पोर्शन को लो, तो ये वाला पोर्शन दो तरीके से खोला जा सकता है, एक बार ऐसे मान लो खोल दिया और Z2 को इधर लेगा मॉड Z2, तो ये लिखा हुआ, तो ये अभी भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। अभी बोला है कि दिस साइड प्लस दिस साइड
इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस साइड, है ना। फिर माइनस साइन के साथ ओपन कर दोगे तो भी यही बोला होगा, उस टाइम बोला होगा दिस साइड प्लस दिस साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड, ये आखिरी चीज है, आर्गुमेंट आखिरी चीज है, मतलब अभी के लिए, आज के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, तो देखो हमने देखा था किसी भी Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसको हम r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस फॉर्म में लिख सकते थे, और इसको फर्दर हमने r e की पावर आयोटा थीटा लिखा था, है ना। यहाँ पे थीटा वाज आर्गुमेंट, है ना, एंड r वाज क्या था, मॉडुलस। तो Z1 ऐसी कुछ होगा R1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा वन, Z2 ऐसी कुछ होगा R2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा टू। तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके मिल रहा है R1 R2, और R1 और R2 अगर मॉडुलस थे तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये अभी भी एकदम ऑयलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसका आर्गुमेंट थीटा वन प्लस थीटा टू बोल सकते हैं, है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई। 2 के पाई इसलिए ऐड कर दिया हमने कि मान लो आर्गुमेंट ये आने लग गया 225 डिग्री, मान लो एक का था 90 डिग्री और एक का था 135 डिग्री, तो 225 आने लग गया। लेकिन हम आंसर क्या देते हैं, हम देते ये -135, तो हम इसमें 2 के पाई ऐड कर देंगे। 2 के पाई, अब के की जगह -1 रख दो, के की जगह -1 रख दो तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो इसलिए एक 2 के पाई अलग से ऐड किया हुआ। सिमिलरली जब हम इसको डिवाइड करते, इन दोनों को डिवाइड करते, तो ये R1 बाई R2 क्या आता है, ऐसा आता है R1 बाई R2 ई की पावर आयोटा थीटा वन अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा टू, जो कि फाइनली आ जाता है R1 बाई R2 ई की पावर आयोटा थीटा वन माइनस थीटा टू। तो सही है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, है ना। प्लस 2 के पाई, 2 के पाई क्यों, वही प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट में हमें पहुंचाना है किसी तरीके से, ठीक है। सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर है, इसको तुम समझ सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z इंटू जेड इंटू जेड, ऐसे n टाइम्स लिखा हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ, अगर Z की जगह हमने R e की पावर आयोटा थीटा लिखा हुआ है तो हो जाएगा R की पावर n e की पावर आयोटा थीटा n, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z लिखा हुआ है ना, इसका आर्गुमेंट, और 2 के पाई ऐड कर लेंगे ताकि ये प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट में पहुंच जाए। यही लास्ट में लिखा ना, वेयर प्रॉपर वैल्यू ऑफ k मस्ट बी चोजन so that RHS becomes -pi और pi, -pi पे ओपन pi पे क्लोज, like principal value argument।
हो गया? चलो ठीक है, आज कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।